नमस्कार दोस्तों, मैं सागर यादव आप लोगों को वापस स्वागत करता हूं अपने पॉडकास्ट चैनल खुलेआम पे, जहां पे हम बात करेंगे सीधी और सपाट। आज के हमारे मेहमान हैं पंडित सुनील शुक्ला जी, जो काफ़ी बहुचर्चित हैं। आपका स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। पंडित श्री सुनील शुक्ला जी का आपने देखा होगा बीच में न्यू स्टेटमेंट जो महाराष्ट्रियन वीज यूपी के ऊपर काफ़ी था, बहुचर्चित था और सेंसिटिव मुद्दे को उन्होंने काफ़ी ढंग से उठाया था। इसके अलावा ये राजकारण और समाज सेवा में काफ़ी अग्रणी है। आइए हम इनसे कुछ सीधी और सपाट बातें करते हैं, जिनका पंडित शुक्ला जी मन से और खुलेआम जवाब देंगे। सर, स्टार्ट करते हैं। आपके उत्तर भारतीय विकास सेना बनाने के पीछे क्या मंशा थी, क्या उसका आपका पर्पस था? कृपया आप ढंग से, मतलब एकदम खुल के दिल से बात करते हैं आज। पहली बार बता दूं, उत्तर भारतीय विकास सेना किसी उत्तर प्रदेश की पार्टी नहीं है। ये सनातनी हिंदू पार्टी है। विकिपीडिया में अगर आप देखेंगे तो पहले देश की सनातनी हिंदू पार्टी डिक्लेयर की गई। मैं उसका मालिक नहीं हूँ। मैं नेतृत्व कर रहा हूँ। उत्तर भारत के लोग 11 राज्य आते हैं, केवल यूपी बिहार नहीं है। मध्य प्रदेश से लेके जम्मू कश्मीर तक जितने भी राज्य आते हैं उन राज्य को रिप्रेजेंट करती है। और मैं जब महाराष्ट्र की बात करता हूँ, महाराष्ट्र में मुंबई आर्थिक राजधानी, यहाँ पर उत्तर भारतीय लगभग बहुत समय से रह रहा है, करीबन 3-4 पीढ़ी से रह रहा है। जैसे मैं खुद, करेक्ट, मेरी ये चौथी पीढ़ी आप बोल सकते हो। तो कहीं ना कहीं उत्तर भारतीयों को दरकिनार किया गया है राजनीतिक तौर पर। हमारे लोग यहाँ राजनीति में है, लेकिन बंधुआ मजदूर के नाते हैं, सक्रिय नहीं है। मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में अगर कोई उत्तर भारतीय है, आप मेरे को नाम ले सकते हो। वो इतिहास था, पुराने समय पर कोई उत्तर भारतीय नेता होता था, कोई मंत्री होते थे। आज की परिस्थिति ये है, महाराष्ट्र में मुंबई आर्थिक राजधानी में हमारी जनसंख्या मेरे मराठी भाइयों से ज्यादा है। और ये मेरी गणित नहीं है, एनडीटीवी का गणित 2017 का आप डेटा देख लीजिए। ओके। 30% मराठी भाई लोग हैं, 32% उत्तर भारतीय लोग हैं, 15% गुजराती समाज के लोग हैं, 10% मुसलमान समुदाय से आते हैं और बाकी जो है एक साउथ से आ सकते हैं, बोल सकते हैं, और ईस्ट इंडिया से आ सकते हैं। ये आपका कहना है, ये महानगर में, मैं मुंबई महानगर का एक डेमोग्राफी बता रहा हूँ। और मुंबई महानगर का डेमोग्राफी में अगर महानगर पालिका है जो 60,000 करोड़ का सालाना बजट है, 3 लाख करोड़ 5 साल का बजट आता है, हमारी उसमें कंट्रीब्यूशन भी है, लेकिन सामाजिक समता और आर्थिक बराबरी नहीं मिल रहा है। इस कारण से इस पार्टी का जन्म हुआ है। आज अगर कोई नेशनल रजिस्टर्ड पार्टी बीजेपी बोल दीजिए, अगर वो उत्तर भारतीयों को सामाजिक समता देती, आर्थिक बराबरी देती, तो इस पार्टी का जन्म होना ही नहीं था। हम समझते कि हमारा समाज यहाँ वंचित है, 3-4 पीढ़ी से रह रहा है, जीएसटी यहीं भर रहा है, हमारे बच्चे यहाँ वंचित हैं, हमारे बुजुर्ग यहाँ वंचित है, महाराष्ट्र प्रांत में भेदभाव हो रहा है। इस कारण से इस पार्टी का जन्म हुआ है। महाराष्ट्र में ओबीसी, एससी, एसटी, अगर आपके पुरखे, अगर आप अहीर हैं, महाराष्ट्र के पुरखे हैं, तो आपको ओबीसी माना जाएगा। लेकिन अगर आपका जन्म महाराष्ट्र में हुआ होगा तो ही माना जाएगा। ना, हुआ भी होगा, और आपके पुरखे उत्तर भारत के हैं, अगर वहां के अहीर है, तो आपको ओबीसी नहीं माना जाएगा, आपको सामान्य श्रेणी में रखा जा रहा है। तो हमारे लोगों को सामाजिक समता देने के लिए कोई नहीं। यहां तक कि मुसलमान के 52 जातियों को देवेंद्र फडणवीस ने, आप देख सकते वीडियो क्लिप, आपको मैं भेज दूंगा, मंत्रालय में उन्होंने छाती ठोककर बोला है कि ये 52 जातियों को, मुसलमानों को आरक्षण हमने दिया ओबीसी का, उनके बच्चों को स्कॉलरशिप इन्होंने दिया। तो हम पर प्रांतीय जो हिंदू है, सनातनी, ओबीसी, एससी, एसटी हैं, हम यह वंचित क्यों हैं? इसका आवाज कौन उठाएगा? कम से कम इस समाज का आवाज उठाने वाला कोई ना कोई तो चाहिए। लेकिन आप किसी पार्टी में जाओगे, वो प्रांतवादी पार्टी है, वो प्रांत का ही काम करेगी। तो उत्तर भारतीय विकास सेना नेतृत्व करने वाली पार्टी है। हम कोई सत्ता में आने के लिए नहीं आ रहे हैं। हम चाहते हैं कि हमारे लोगों को यहाँ पर सामाजिक समता मिले, आर्थिक बराबरी मिले। हमारे लोग को डोमिसाइल अनिवार्य किया, ठीक है, डोमिसाइल आपको लेना जरूरी है। हमारा जन्म यहाँ पर हुआ, कोई भी बच्चा यहाँ जन्म जब लेता है, उसको यहाँ सरकार से आपको बर्थ सर्टिफिकेट मिलता होगा, करेक्ट? आपके पास भी होगा अगर आपका यहाँ जन्म हुआ है। आप स्कूल 10वीं पार कर लीजिए, 15 साल का उम्र हो जाता है, 16 साल का उम्र हो जाता है, आप स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट देंगे, बर्थ सर्टिफिकेट दोगे, तो आपका डोमिसाइल मांगना जरूरी नहीं है। और ये क्या मांगते हैं? हमारे पुरखों का 1967 के पहले का प्रमाण मांग रहे हो। जी बिल्कुल भाई, हमारे साथ धोखा है।
हमारे बच्चे को यहाँ एडमिशन चाहिए, हमारे बच्चे को स्कूल में जाना है, उसको म्हाड़ा में घर चाहिए, उसको यहाँ पे सरकारी राज्य की नौकरी चाहिए, तो डोमिसाइल के नाम पे उसके दादा का प्रमाण मत मांगिए, आप यहाँ उसका जन्म हुआ है, बर्थ सर्टिफिकेट मांगिए, स्कूल लिविंग मांगे, तब मैं मानूंगा कि सामाजिक समता महाराष्ट्र में है। ये हमारे मुद्दे हैं और इस मुद्दे को कोई और नहीं ले जा सकता है, केवल उत्तर भारतीय विकास सेना। और हम समाज के साथ है, हर एक समाज के साथ है, जो वंचित समाज है, उत्तर भारतीय यहां पर है, हम उनके साथ खड़े हैं। जी सुनील शुक्ला जी, दूसरी सवाल काफ़ी विवादित रहा वो सवाल जो मैं पूछने जा रहा हूँ। विधानसभा 2024 में ऐसी बात होती है, इवन ये मंच से आपने खुले किया था, लॉरेंस बिश्नोई आपने उनको भी अप्रोच किया था चुनाव के लिए। क्या ये वाकई सही है या आपने इसमें क्या दिखा ऐसा लीडरशिप कि आपने उनको अप्रोच किया था? डेमोग्राफी पूरे देश का बदली हो चुका है आज़ादी के बाद। उस समय सुई पिन नहीं बनता था, आरएसएस एक संगठन चलता है, मैं कुछ संघीय प्राथमिक शिक्षक हूँ और मुझे गर्व होता है बोलते हुए। उस समय सुई पिन नहीं बनता था, काटी लेके चलते थे। आज का समय आपको बताता हूँ, पूरे देश में बताता हूँ। बकरी ईद होती है, आपको मालूम होगा, पूरे देश में कम से कम 25 लाख बकरियां कटती है, मानते हैं बात? तो 25 लाख नए हथियार आ रहे हैं, 25 लाख नए ट्रेनर तैयार हो रहे हैं, कैसे गला रोंदा जाए आहिस्ता आहिस्ता हलाल। ठीक, आप उनके सामने कहां खड़े होंगे बताइए? मैं समझता हूं जो व्यक्ति देश के हित में बात करता है, जो राष्ट्रवाद है, लॉरेंस बिश्नोई, उन पे चार्जेस है। देश का कानून क्या बोलता है? इनोसेंट अंटिल प्रूव्ड गिल्टी। अमृतपाल सिंह, ये पंजाब से चुनाव लड़ता है जेल में रहकर, आज सांसद है, जेल से छूट जाएगा, मोदी जी के साथ में वो लंच भी करेगा, डिनर भी करेगा। तो मैं समझता हूं कानून सबके ऊपर है, कानून आज उसको दोषी करार नहीं किया है, ठीक, और वो राष्ट्रवाद है और मुझको उसमें भगत सिंह दिखता है, क्यों नहीं? एक उत्तर भारतीय है, गर्व का विषय है। अगर सामने 25 लाख अगर नए हथियार तैयार हो रहे हैं ईद के दिन, तो नए सिपाही भी तो चाहिए, तो हम उस सिपाही की तैयारी कर रहे हैं और हमें गर्व है। हम पीछे नहीं हटते बात बोलने पर। आज अगर देश में अगर आतंकवाद है, अगर उसको नियंत्रण करने के लिए काटी से काम नहीं चलेगा, कलम से काम नहीं चलेगा, ईंट का जवाब लोहे से देना होगा, पत्थर से नहीं। बिल्कुल, सवाल तीखे हैं दोस्तों, सवाल तीखे हैं, लेकिन जवाब भी उसी धार पैनी रफ्तार से दिया जा रहा है। आपकी बातें हैं कड़वी हैं, लेकिन सच्चाई भी इसमें काफ़ी है। जो आप कोई तो लीडरशिप है जो इस तरह बातें कर ले रहा है, ये भी अपने आप में बड़ी बात होती है। शुक्ला जी, आपको याद होगा बाला साहेब ठाकरे ने खुद ये शब्द बोले हैं, मैं उनका फॉलोअर हूं, मेरे आइडल हैं। पहले बात ये मैं स्पष्ट कर देता हूं कि उत्तर भारतीय पर प्रांतीय सुनील शुक्ला भूमिपुत्र का आइडल कौन है? महाराष्ट्र के बाला साहब ठाकरे जी, माननीय हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे साहब। बिल्कुल सर, एक पॉलिटिकल सवाल और मैं अब स्टार्ट करता हूं। 2024 में उस वक्त आप बीजेपी के सपोर्टर हुआ करते थे और अभी आप इल्ज़ाम लगाते हैं कि बीजेपी और मनसे की मिली भगत है। जिस तरह फडणवीस जी वर्क कर रहे हैं, ये बीजेपी और मनसे की मिली भगत है। इसके लिए इन्होंने खुला छूट दे रखा था कि लोगों में इस तरह भाषा विवाद हो, प्रांत विवाद हो, जिससे वोट का बंटवारा हो जाए और कुछ फ़ायदा हो। ये कहाँ तक सच है? देखो, हम लोग ने लोकसभा का चुनाव हम लोग को लड़ना था, क्योंकि अगर आप राजनीतिक पार्टी बनाते हो तो राजनीति में आपको चुनाव उतरना अनिवार्य है और ऐसे ही आपका फाउंडेशन बनता है। कहीं ना कहीं शुरुआत हुई थी 1982 में, बीजेपी की शुरुआत हुई थी, आपको मालूम होगा, 2 सीट आई थी। अगर वो शुरुआत ही नहीं करते, कदम ही नहीं रखेगा, तो चलेगा कहाँ से? चलेगा नहीं तो दौड़ेगा कहाँ से? तो ये वो बोलते हैं गिरते हैं सह सवारी मैदान जंग में, वो तिफिल क्या गिरेगा जो घुटनों के बल चले। तो हम लोग दौड़ने वाले लोग हैं। महाराष्ट्र के प्रदेश अध्यक्ष जो उस समय थे चुनाव के, डॉक्टर दिनेश शर्मा जी, उन्होंने अप्रोच किया कि इस समय आप चुनाव में मत उतारिए, हमको साथ दीजिए। और संघी होने के कारण एक जिम्मेदारी मुझ पर भी आ गई कि सत्ता जो केंद्र में आना चाहिए, बहुत स्पष्ट है, सेक्युलर सत्ता ना हो, हिंदुस्तानी हिंदू विचारधारा की सत्ता हो, ये हमारी सोच थी। और आज अनंत काल तक हम समर्थन देंगे लोकसभा के चुनाव में।
जब तक हम लोग मजबूत नहीं होंगे तब तक हम लोग लोकसभा में हिंदुत्व सरकार का चयन करने की तैयारी करेंगे, मतलब सपोर्ट करेंगे। लेकिन महाराष्ट्र में अगर चुनाव हुए, मैं आपको विधानसभा का चुनाव बोलता हूं, हमारे 2 प्रत्याशी उतरे थे, ज्यादा नहीं, हमने 2 प्रत्याशी उतारा था। आप बोल सकते हैं कि हमारे प्रत्याशी उतरे, वो लड़े, हम दिखे, तो हमने तय कर लिया है कि महानगर पालिका जो चुनाव होगा ये हम लोग खुलकर अलग लड़ेंगे, क्योंकि यहां पर हमारे लोगों के साथ भेदभाव हो रहा है और हमारी जनसंख्या है। और महाराष्ट्र एक प्रांत है जहां पर उत्तर भारतीयों की जनसंख्या सबसे अधिक है, सबसे, यूपी के बाद दूसरा अगर राज्य सबसे बड़ा है वो है महाराष्ट्र। और हमारे यहां पर समस्या है, इस समस्या को हम झेल नहीं सकते। एक ही तरीका है, राजनीति में चुनाव में उतरिए, अपने प्रत्याशी को लड़ाइए और जिताइए। और राज ठाकरे और बीजेपी एक साथ, अगर ये मैं बोल रहा हूं, ये मेरे आंकड़ा नहीं, आप खुद देख सकते हो, जिस पार्टी का एक एमएलए नहीं है, सांसद छोड़ दीजिए, एक एमएलए नहीं है, एक कॉर्पोरेटर नहीं है, उसको Y+ सिक्योरिटी दे दिया आपने। अरे आप सड़क पे मस्ती कर लीजिए, पुलिस उठा के बंद कर देगी, ज्यादा करोगे तो मकोका लगा देंगी। और ये व्यक्ति अपने मंच पर जाकर हिंदुओं को मारने की बात कर रहा है। ये ऐसा नहीं बोल रहा कि मुसलमान लोगों के साथ ऐसा करिए, ये क्या बोलता है, हिंदुओं को मारे। और जितने लोगों को मारा गया देख लीजिए, वो उत्तर भारतीय है। ये मैं तो नहीं बोल रहा हूं, आपने देखा होगा, कोई ब्राह्मण है, कोई क्षत्रिय, गदुवंशी है, ये बिना देखकर ये उत्तर भारतीयों को मार रहे हैं। सर, और इसी पे मैं थोड़ा रोकना चाहूंगा। राज साहब ठाकरे जी को कई लोग ये बोल रहे हैं, मतलब ये हलक में सबको पीछे से स्टार्ट हुआ था कि आप राज साहब ठाकरे जी को टारगेट क्यों करते हैं। शायद इसके लिए करते हैं कि इस तरह भाई फेम बने या इस तरह बने, क्योंकि राज साहब ठाकरे जी तो कभी टारगेट किया नहीं आपने। राज साहब ठाकरे 1.25% की पार्टी है। मैं टारगेट करूं तो मैं बीजेपी को कर रहा हूं, मैं राज ठाकरे को नहीं कर रहा। मेरा कंपटीशन राज ठाकरे से है नहीं, ना तो उनके वोटर्स मेरे हैं, ना हमारे वोटर्स राज ठाकरे के वोटर हैं। जो सत्ता चला रहा है, आप 2009 का चुनाव बोलूंगा जो हुआ, 2008 में राज ठाकरे ने मारना शुरुआत किया था। 2009 के चुनाव में क्या हुआ, मैं मुंबई का डेमोग्राफी के हिसाब से बात करता हूं। भाई साहब, जब उत्तर भारतीय को पीटते तो उत्तर भारतीय सत्ताधारी कोई वोट करता। उस समय देख लीजिए, 2004 में बीजेपी उस समय नहीं थी सत्ता में, कांग्रेस थी, जो सत्ताधारी पार्टी थी, उसका वोट था 10, 36 सीट में से 10 सीट था। 2008 में जब हमारे को पीटा गया तो 2009 में सत्ताधारी पार्टी का सीट कम होना चाहिए ना। बिल्कुल, कृपा शंकर होम मिनिस्टर थे तो नहीं देना चाहिए था। लेकिन भाई साहब 70% सीट बढ़ा, 17 सीट हो गया था सत्ताधारी पार्टी का। और दूसरे नंबर पे कौन आया बताइए आप, चलो आप गैस करिए। पहले नंबर पे सत्ताधारी पार्टी आ गई, दूसरे नंबर पे मनसे आया था, मनसे 7 सीट था। तीसरे नंबर पर 5 सीट से शिवसेना था, चौथे नंबर पे बीजेपी थी 4 सीट से। यानी अगर मारते हो तो राज ठाकरे को बेनिफिट है और सत्ताधारी पार्टी को बेनिफिट है। मतलब डर दिखा के वोटिंग करवा, वो समझते थे कि उत्तर भारतीय वोट देगा एक साथ, लेकिन ये भूल गए कि सुनील शुक्ला खड़ा है बीच में। आज उत्तर भारतीय वोट, आप 10 वोटर्स से जाके बात करिए कि एक मार रहा है, एक तमाशा देख रहा है, Y+ सिक्योरिटी दिया है, तीसरा सुनील शुक्ला उत्तर भारतीय विकास सेना बचा रहा है। अब बात करिए 10 वोटर से जो उत्तर भारतीय है, 10 के 10 आपको बोलेंगे कि हम जो बचा रहा है हम उसके साथ जाएंगे। अगर एक कोर्ट में हमने याचिका नहीं लगाया रहता, सुप्रीम कोर्ट में, इन्होंने 31 मार्च 2025 को इन्होंने अपने मंच पर बोला कि उत्तर भारतीयों नहीं, जिसको मराठी नहीं आता उसको मारो। हमने याचिका लगा दिया, 15 दिन के अंदर याचिका लगा दी। अगर याचिका नहीं लगाते कम से कम 2-3 हजार लोगों को पीटते थे। आज अगर उन पर अंकुश किसी ने लगाया है वो है उत्तर भारतीय विकास सेना जी। उस पे आते हैं। इसमें एक बात देखी गई है शुक्ला सर, आप एक बात देखिए कि इसका दुष्प्रभाव तो हुआ है। दुष्प्रभाव हुआ है कि मतलब इस भाषा विवाद में मजबूर भी मारे गए, बिना मतलब के जो मजबूर होते हो मारे गए, कभी भाषा के नाम पे, कभी उनके पर्सनल आपसी रंजिश के नाम पे। लेकिन अगर आप मुद्दा देखते हैं, कोई मुद्दा ये है कि राज ठाकरे साहब एक बात तो सही बोलते हैं कि अगर आप मराठी सीखोगे, महाराष्ट्रियन के साथ रह रहे हो, यहाँ के कल्चर में रचे बसे हो, तो भाषा सीखोगे, भाषा सीख के आप अपना पूरा अवलोकन कीजिए तो आपको सरकारी नौकरियों में भी जॉब के चांसेस आएंगे। फ़ायदा किसको होगा? उत्तर भारतीयों को भी तो फ़ायदा होगा। पहले बात बताइए, जो 2-3 पीढ़ी से यहाँ रह रहा है महाराष्ट्र में, वो भूमिपुत्र है कि नहीं जो उत्तर भारतीय है?
बिल्कुल कर्मभूमि। कांग्रेस की सरकार थी या बीजेपी की सरकार है, हमारे हिंदू पर प्रांतीय जो यहाँ जन्मा हुआ है उसको सामान्य श्रेणी में क्यों रखा है, जो ओबीसी एससी एसटी है? पहले आप सामाजिक समता दीजिए, नौकरी तो बात की बात हो गई। डोमिसाइल में हमारे साथ भेदभाव क्यों किया जाता है? आप हमारे से बर्थ सर्टिफिकेट मांगिए, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट मांगिए, 10वीं पार हो गया, बच्चा 16 साल का हो गया, वो प्रमाण काफी हो गया, तो भी आपने 1967 का प्रमाण क्यों रखा है? क्योंकि आप जानबूझकर पर प्रांतियों को आगे नहीं लाना चाहते। तीसरा प्रमाण देता हूं, 227 वार्ड 2017 के चुनाव में केवल 12 उत्तर भारतीय कॉर्पोरेटर चुने गए, जबकि हमारी जनसंख्या 32% थी, उस समय की बात कर रहा हूं। ये ज्वलन मुद्दे ये वाकई ज्वलन मुद्दे हैं कि सामाजिक समता काफी ज्वलन मुद्दा है जो आपने उठाया है। इसको आपने कभी फडणवीस साहब या जो सरकार में अभी हैं उनके सामने काफी तीक्ष्ण रूप से उठाया है? हमने पत्र व्यवहार किया, मुलाकात भी किया, लेकिन जब तक समाज नहीं जागता है, जब तक समाज संगठित नहीं होता है, अगर आज जरांगे पाटिल साहब को जो सक्सेस मिला है उनके समाज के लोगों ने, समाज की वजह से, बिल्कुल बिल्कुल। आज समाज अगर साथ में, अगर मैं बोलूं कि रामदास अठौले जी के पास एक कॉर्पोरेटर नहीं है, एक एमएलए नहीं है, एमपी नहीं है, तो भी उनको केंद्र में मंत्री पद है, इसलिए है क्योंकि उनका समाज उनके साथ है। अच्छा, समाज इसलिए वोट नहीं देता है कि मेरा राजा जीतेगा, वो इसलिए वोट देता है कि मेरा अगर राजा सुरक्षित है तो हम सुरक्षित हैं। मेरे समाज को जगाना जरूरी था, ये आवाज हम उठाते आ रहे हैं, समय समय से उठा रहे हैं, और मैं इसका थोड़ा बेनिफिट राज ठाकरे को भी दूंगा कि कम से कम राज ठाकरे ने एक जो मुहिम जो चलाई, आप मानते हैं थोड़ा कि मैं मानता क्यों, मेरे समाज के लोग हैं ना, केवल पेट, घर और परिवार तक सीमित है। वो 10 बजे तक सब्जी बेचेगा जब तक आखिरी जूड़ा नहीं होगा, क्योंकि उसको समाज से कोई लेन देन नहीं। लेकिन जब समाज पर कोई पार्टी या कुछ लोग अगर कहर बरसाते हैं, बिल्कुल, तब वो भागते कि भैया सुनील शुक्ला जी हमको बचाइए, सुनील शुक्ला जी याचिका लगाइए। आज अगर समाज जागरूक हुआ है, उसका कहीं ना कहीं श्रेय मैं पार्टी को भी, मैं बीजेपी को भी देता हूं, क्योंकि बीजेपी ने हमेशा हमको बांट के रखा है। कांग्रेस को भी देता हूं कि उन्होंने भी हमको बांट के रखा है। हमेशा त्योहार ये करते हैं, ब्राह्मण लोग का अलग, क्षत्रियों का अलग, यदुवंशियों का अलग। आपने मराठी में कभी हल्दी कुंकू का सुना क्या? मराठाओं का अलग हल्दी कुंकू चल रहा है, फिर समझ लो कोली समाज का अलग चल रहा है, नहीं ना, ये बिल्कुल बने हुए हैं साथ में। हम उत्तर भारतीय बटे हुए, हम उत्तर भारतीय बटे, और कभी भी घटना जब होता है तभी लोग जागते हैं। बिल्कुल, आप अगर देखेंगे 1984 में इंदिरा गांधी की जो हत्या हुई थी, उसके बाद लोगों ने वन साइडेड वोट दिया, 404 सीट मिला 488 सीट में से। 543 सीट नहीं था, क्योंकि पंजाब में चुनाव नहीं हुए, असम में नहीं हुए, तो लोगों ने जाति भाषा के ऊपर होकर वोट दिया। ये घटना था। 1989 बोरफोर्स एक मुद्दा था, उस मुद्दा में लोगों ने कांग्रेस को वोट दिया। राज ठाकरे के लिए मुद्दा है ये, मराठी हमारे लिए घटना है। बिल्कुल, राज ठाकरे के लिए मुद्दा है, तो मराठी वोट उसको देगा, पक्का देगा, हम थोड़ी रोक सकते हैं, उनका समाज उनको देगा। उस समय दिया, जब 2009 में दिया, सेकंड लार्जेस्ट पार्टी मुंबई में बनाया। मैं समझता हूं उनके कॉर्पोरेटर चुने जाएंगे। मैं मेरे उत्तर भारतीय को बोलना चाहता हूं, आज शून्य पे हैं, आप पीटे जा रहे हैं। सोचिए कल इनके समाज के लोग उनको वोट देंगे, इनकी सत्ता आएगी, उस समय सोचिए आपकी परिस्थिति क्या होगी। हमको ईंट का जवाब पत्थर नहीं लोहा से देना, हमको कंटेस्ट करना होगा, जीतना होगा, क्योंकि आप सत्ता में रहोगे तो ही आप सुरक्षित रहोगे, अन्यथा केवल आपको भेड़ बकरी कीड़े मकोड़े की तरह देखा जाएगा, वोटर के रूप में देखा जाएगा। शुक्ला जी, अगला सवाल, कुछ बातें आपने काफ़ी चर्चा में रही कि आने वाले समय में हमारा मेयर चुना जा सकता है, उसके पीछे का क्या कैलकुलेशन है? इतनी राजनीतिक पार्टियों में कुछ तो कैलकुलेशन इतना बड़ा किया होगा कि आपने अनाउंस किया कि उत्तर भारतीयों का भी मेयर चुना जा सकता है। ये मुद्दा अंडर द कारपेट था, और मैंने हर एक चैनल पे जब उठाया, मैंने गणित के आधार पे उठाया, और मेरे गणित नहीं, एनडीटीवी का गणित, आप खुद गूगल कर लेंगे आपको मिल जाएगा। मुंबई आर्थिक राजधानी है, जो 60,000 करोड़ का सालाना बजट है, मतलब 5 साल का 3 लाख करोड़ का बजट है। अब वोटर्स कितने हैं? करीबन 2 करोड़ 20 लाख वोटर है, जिसमें 1 करोड़ उत्तर भारतीय मैं बोलता हूँ, और मराठी समाज भी 1 करोड़ होगा। लेकिन मराठी इस समय क्या होगा मालूम है? क्योंकि सब चर्चित हो रहे हैं, सब पार्टी चैनल पे आ रही है, तो कोई राज ठाकरे को वोट देगा, घर में पिताजी शायद उद्धव को देंगे, कोई बीजेपी को देगा, कोई कांग्रेस को देगा। तो मेरे मराठी 1 करोड़ जो हैं, जिनके जो वोटर्स में बात कर रहा हूँ, उनमें से वोटर्स है 50% आप पकड़ लीजिए, उत्तर भारतीय भी 50% पकड़ लीजिए, तो ये तो 5 में बंटने वाले हैं 100%। कोई एक साथ जाके राज ठाकरे को वोट नहीं देगा, उसको भी वोट मिलेगा, उसके खाते भी खुलेंगे, शायद 20, 25, 30 सीट आएगा, ये मेरा अनुमान है, इसको आप रिकॉर्ड पे डाल दीजिए। अगर वो 20, 25, 30 आ गया तो बाकियों को तो कम होगा।
लेकिन उत्तर भारतीय जो आज वंचित है, पीड़ित है, जो घटना हमारे साथ हो रही है, वो समझ गया कि अगर हम आज अगर संगठित नहीं होते, जिस तरह हॉकर्स को यहां से पलायन किया जा रहा है, आप अगर बोरीवली का देख सकते हो, संजय उपाध्याय जिनको हॉकर्स लोग ने नमक रोटी खाकर उसको 15 दिन प्रचार करके जिताया, उस व्यक्ति ने आज उत्तर भारतीयों को बांग्लादेशी, रोहिंग्या, मुसलमान बोलकर हमारे व्यवसाय को बंद किया। यहां तक कि किरीट सोमैया ने मुलुंड में अपना मुहिम चालू कर दिया। ये उत्तर भारतीय जितने मेरे हॉकर्स हैं, ये 82% है। पूरे मुंबई में 1,20,000 में से 82% उत्तर भारतीय है। 2014 का सर्वे हुआ है। मैं पूछना चाहता हूं देवेंद्र फडणवीस साहब से, 2014 का सर्वे हो गया है, आपने अभी तक प्रमाण पत्र क्यों नहीं दिया मेरे उत्तर भारतीयों को? आपने इसलिए नहीं दिया क्योंकि मेरा उत्तर भारतीय को जिस दिन आपने प्रमाण दे दिया उस दिन वो परमानेंट हो जाएगा, इसके लिए आप पलायन का काम करते हो। दूसरा, प्रधानमंत्री का योजना है, स्वनिधि योजना है, स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर योजना, जिसमें 10,000 से 50,000 का लोन वार्ड के द्वारा दिया जाता है, और वही वार्ड उस हॉकिंग को बंद कर रहा है। जिसको आपने गिरवी रखकर आपने लोन दिया है उसको आप बंद करा रहे हो, और पुलिस फाइन करती है 1,200 रुपया। पुलिस किसके अंदर आती है बताइए मेरे को? देवेंद्र फडणवीस, आज होम मिनिस्टर तुम्हारे हाथ में है। देवेंद्र फडणवीस, आप 1,200 रुपया चार्ज कर रहे हो, और हमारे प्रधानमंत्री ने योजना में 50,000 रुपया दिया, उसी योजना पर आप 1,200 रुपया फाइन कलेक्ट कर रहे हो। बताइए, प्रधानमंत्री गलत है कि देवेंद्र फडणवीस गलत है? हमारे साथ भेदभाव हो रहा है, इसलिए हमारे लोग एक साथ आएंगे, वोट देंगे। हम ना मार खाएंगे, ना हमारा व्यवसाय बंद होगा। हम यहां पे पलेंगे फूलेंगे, हम सत्ता में आएंगे। इस समय वोटर्स नहीं, हम लोग सत्ता में आके रहेंगे, हमारा महापौर चुनेंगे। इस बार तो हम चुनेंगे, हम भी सत्ता चला सकते हैं। बिल्कुल, मतलब आपका ये है, भारतीय है तो भारतीय कहीं भी रह सकते हैं, स्वच्छंद रह सकते हैं, संविधान ने हक दिया आपको। अच्छा, सबसे शानदार बात आप में ये है, आपकी भाषा पे पकड़ बहुत अच्छी है, हिंदी हो मराठी हो, शानदार मराठी बोलते हैं आप, लोगों के काफ़ी अच्छे कनेक्ट हो जाते हैं। इतनी अच्छी मराठी बोल के क्या आपको लगता नहीं कहीं मैं भी मराठी का एक ऐसा सिखाऊं लोगों को, या कुछ क्लासेस, कुछ तो व्यवस्था बनाओ कि मेरे लोग मराठी सीखें? मेरे यहाँ जितने भी स्टाफ हैं 100% मराठी स्टाफ। तो इसका तो विरोध फिर करना जरूरी नहीं है? भाषा की राजनीति राज ठाकरे कर रहा है जी, हम तो हमारे लोग की सुरक्षा की बात कर रहे हैं। और मैं ना महाराष्ट्र को ना उत्तर भारत को अपनी मातृभूमि मानता रहा हूं। हिमालय से समुद्र का कण कण ये मेरा है, और इससे गौरवशाली मातृभूमि कहने का अधिकार कोई नहीं छीन सकता है। बिल्कुल, मैं प्रांत के हिसाब से नहीं जी रहा हूं, मैं राष्ट्र, एक अखंड भारत के हिसाब से बात कर रहा हूं। राज ठाकरे की सीमा बहुत सीमित है। उसका बच्चा आज अयोध्या नहीं जा पाएगा, अनंत काल तक नहीं जा पाएगा, उसने वो काम किया है। मैं देखिए महाराष्ट्र में हूं, मुंबई में है, 14 किलोमीटर लंबा हूं राज ठाकरे के घर से। दौड़ता हूं क्योंकि मैं सच बोल रहा हूं। कुछ बीच में ऐसे काफ़ी विवादित हुए थे, धमकी भरे भी ऑडियो वीडियो चले थे। इन सब के बीच में कभी आपको एक डर नहीं फील हुआ कि कभी जो आम आदमी के साथ अटैक होता है आपके साथ भी हो? न जान, न माल, न जेल, न इसकी कभी चिंता थी, ना है, न रहेगी। जो डरता है वो राजनीति में आ नहीं सकता है, और डरा हुआ नेता के साथ कोई जुड़ना नहीं चाहता है। और जीवन मिलता एक ही बार, मरना भी एक ही बार है, और भोलेनाथ के हाथ में है। जब वो बुलाएंगे हम खुशी खुशी जाएंगे। और कोई व्यक्ति में इतनी ताकत है क्या? अगर वो बुलाते नहीं है तो किसी में ताकत है क्या मुझको भेज सके? और कोई ट्राई कर ले मुझ पर आकर, जानते सब, मेरा घर जानते हैं, कार्यालय जानते हैं, गाड़ी नंबर जानते हैं, मेरा कार्य जो मनसी के कार्यालय के यहीं से मेरी गाड़ी गुजरती है, ठीक है ना। मैं लड़ाई जो लड़ रहा हूं मेरे समाज को संगठित करके उनको सामाजिक समता देने के लिए लड़ रहा हूं। मैं किसी भाषा का विरोध नहीं कर रहा हूं। महाराष्ट्र मेरे लिए प्रिय है, मेरा जन्म यहां हुआ है, ये जन्मभूमि मेरा है, कर्म भूमि है, मरण भूमि भी मेरा है, और मेरे बच्चों के लिए भी यही रहेगा। हम महाराष्ट्र को अलग नहीं समझते। मैं तो बांग्लादेशी हिंदू को गले लगाने तैयार हूं भाई साहब, पाकिस्तानी हिंदू को गले लगाना चाहता हूं। मेरे मराठी तो मेरे भाई है, मेरे अंक का हिस्सा है भाई। बिल्कुल बिल्कुल। एक अंतिम सवाल, काफी तेज धार तर्रार बातें हुई हैं, एक अंतिम सवाल, माननीय राज साहब ठाकरे के लिए आपका क्या संदेश है? प्रेम भरा संदेश है, चैलेंज है पॉलिटिकल पार्टी के लेवल से, क्या संदेश देते हैं? राज ठाकरे अपने गणित के हिसाब से वो राजनीति कर रहे हैं, मैं अपने हिसाब से कर रहा हूं मेरे समाज को लेकर। तो राज ठाकरे के साथ मैं तुलना नहीं कर सकता हूं। वो वरिष्ठ नेता है, मैं उनको सम्मान भी देना चाहता हूं, लेकिन मारकर किसी समाज को आप वोट जमा अपने समाज का करना चाहते हो, इसके अलावा आप दूसरी तरह भी राजनीति कर सकते हो। समाज को आप
नेतृत्व कर रहे हो अच्छी तरह करिए, समाज को संगठित करिए, समाज आपको वोट देगा। ये टेम्परेरी पॉलिटिक्स होती है, आप किसी और समाज को मार के वोट एक बार जमा कर पाओगे, बार बार नहीं हो पाएगा। बिल्कुल। और आपके बच्चों की जीत भी होनी चाहिए। हमारा मन है कि तुम्हारा बेटा जीतना भी चाहिए। आज इनका बेटा अगर तीसरा नंबर पे आया तो कोई और उसके लिए जिम्मेदार नहीं है, राज साहब ठाकरे खुद जिम्मेदार है। तो मैं समझता हूं वो मंथन करे, वो सोचे कि अगर आपको लंबे दौर की राजनीति करना है तो आपको वही राजनीति करनी होगी जो बाकी लोग कर रहे हैं। बिल्कुल। तो दोस्तों, आपने देखा पंडित श्री सुनील शुक्ला जी, इनका एक अलग व्यक्तित्व हमने यहाँ पे देखा है। काफ़ी तलवार की धार की तरह तेज बोलते हैं, लेकिन कड़वी बातें हैं बट काफ़ी अच्छी बातें हैं। सामाजिक समरसता, प्रेम से रहना और भारतीयता की एक निशानी इनका कहना है, जहाँ तक मैं समझा। सनातन हिंदू, लेकिन ये वाकई शब्द आते हैं हमारे भारतीय समाज से। और प्लस जहाँ रहते हैं कर्मभूमि में, वहाँ का होके रहो। तो कुछ गलत इसमें चीज़ें लगती नहीं, तरीका अलग है, धार तेज है। और हमें लगता है कि कुछ चीज़ों का अगर हम समझें तो समाज काफ़ी समरसता से चलेगा। कुछ मुद्दे उन्होंने ज्वलंत उठाए जो फडणवीस साहब को भी सोचना चाहिए। जो इन्होंने बातें उठाई कि हमारे पुस्तक पुराने रह जाते हैं, लेकिन जब हमें ओबीसी की श्रेणी में बात की जाती है तो उससे दरकिनार कर दिया जाता है। ये काफ़ी ज्वलंत मुद्दे थे और इसे मैं समझता हूँ आप आगे आने वाले दिनों में और ढंग से उठाइए सर, इसकी ज़रूरत पड़ेगी। धन्यवाद आपका खुलेआम चैनल पे आने के लिए, दिल से आभार। धन्यवाद सर। धन्यवाद। धन्यवाद।